सब मैं आर के श्रीवास्तव पीटी का प्रतियोगिता दर्पण का इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नेशनल जो इवेंट्स हैं वो डाला था। राष्ट्रीय घटनाक्रम इस बार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देख लेते हैं। नेशनल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। G20 का शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न हुआ है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। विश्व अंडरलाइन, अच्छा जो मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ आप उसको अपने नोटबुक में कर लेंगे, लिख लेंगे। विश्व की विकसित एवं प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में नवंबर में संपन्न हुआ। बाली में किस जगह का नाम कौन सा है? वेन्यू था नुसा दुआ। ये नुसा दुआ में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन के समापन पर समूह की अध्यक्षता भारत को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले इंडोनेशिया के पास अध्यक्षता थी और अब ये अध्यक्षता 1 साल के लिए भारत के पास आ गई है। औपचारिक रूप से भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता, डेट भी इंपॉर्टेंट है इसका। इससे अगले 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होंगी और आगामी जो 18वां शिखर सम्मेलन है तो वो तो यूएई में होने वाला है। तो अगले पेज में देखेंगे आप। देखिए इस पेज से आपके लिए इतने ही काम का है और ये सब छोड़ देंगे आप बिल्कुल, ये आपके किसी काम का नहीं है। इसमें देखें आप G20 दुनिया की 60% आबादी को रिप्रेजेंट करता है और 80% ग्लोबल जीडीपी को और 75% वैश्विक निर्यात। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अब रह गई बात कि G20 वो कैसे देशों का समूह है ये। तो G20 इसमें दुनिया की जो दोनों तरह की अर्थव्यवस्था है, विकसित और जो उभरती हुई है। तो आप इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए 20 देश है, उसका सबका नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा आसान मैं कर देता हूँ। जो G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो G7 के मेंबर्स हैं, ये तो सबको पता होगा। ग्रुप 7 में जितने सारे देश हैं, यूएसए से लेकर के और जापान, जर्मनी, तो G7 प्लस आप उसमें जोड़ दें, G7 में प्लस डाल दें ब्रिक्स को, ब्रिक्स। तो कितने हो गए? ब्रिक्स 7 और 1 2 3 4 5, तो 5 देश तो ऐसे ही हो गए। तो 7 और 5 12 देश तो ऐसे ही हो गया, आपका याद हो गया। 7 और 5 12, बचे जो 8 देश, तो उसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील का पड़ोसी देश है अर्जेंटीना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। तो सारे देशों का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, कम से कम आधा काम तो आपका आसान हो गया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी एक उसमें शामिल है, उसको मिला करके 20 है ये। तो ये हुई ब्रिक्स की बात। अगली कटिंग को लेते हैं हम लोग, बल्कि अगले पेज को। तो G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में होगा सितंबर 2023 में, यानी कि 1 दिसंबर से भारत ने G20 का कमान संभाल ली है और अगले साल जो समिट होगा वो कहाँ होगा? वो अभी बाली में हुआ, अगले साल ये नई दिल्ली में होगा। अगला देखते हैं हम लोग। बाली शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हुआ है जब कोरोना महामारी से विश्व पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था और रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उपजे आर्थिक मंदी, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन आदि संकटों से विश्व जूझ रहा था। और G20 के दौरान देखिए इसका जो थीम है, पूछा जाता है ना आपसे G20 का थीम क्या था? तो G20 का थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। साथ मिल करके हम लोग इसको मजबूती से रिकवर कर लेंगे। तो ये इसका थीम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। इसके अलावा यहाँ पर और जो मैंने कट कर दिया, जिसको छोड़ दिया है आप उसको देखेंगे भी नहीं। यही हुआ G20 अर्थव्यवस्था में कौन कौन है? तो देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, तो ये सब देश हैं। और इसकी पहली समिट कहाँ हुई थी? G20 की पहली समिट नवंबर 2008 में, यानी 2008 में पहली समिट हुई थी इसकी वाशिंगटन डीसी में। और अभी जो हुआ है 2023 में, सॉरी 2022 में ये बाली, और 2023 में भारत में होगा। सॉरी मैंने गलत सी यूएई बोल दिया था। 2024 में ब्राज़ील में होगा। इस पेज से इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं।
अगली पेज में ये G20 में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन सी घटनाएँ हुई, कौन किससे मिला, बिल्कुल आपके काम का नहीं है। इज़राइल में हुए चुनाव और वहाँ पे राष्ट्रपति जो बने, इसको भी आप छोड़ दें। नासा के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नासा के आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल परीक्षण। आप सबको पता है चंद्रमा पर पहले कदम जो पड़े थे, तो नील आर्मस्ट्रांग और जो दोनों लोग थे नील आर्मस्ट्रांग का, तो उसके बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है और इस मिशन का नाम दिया गया है आर्टेमिस मून मिशन। 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि आर्टेमिस मून मिशन का संबंध किस देश से है, तो उसमें रसिया, अमेरिका, भारत कुछ भी दे सकते हैं, तो आपका आंसर भारत हो जाएगा। या आर्टेमिस मून मिशन का संबंध किससे है, तो चंद्रमा पर फिर से मनुष्य को भेजने से संबंधित है, इससे ज़्यादा नहीं। अगली कटिंग, अच्छा इसमें एक और है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन कॉप मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कॉप 27 था ये, और ये कहाँ हुआ, शर्म अल शेख में, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसी से जुड़ी खबरें हैं, देखिए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। पूछा जाता है ये भारत का प्रतिनिधित्व कॉप 27 में किसने किया। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सहमति भी है कि नुकसान व क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड को मुद्दे पर बात आगे बढ़ी है। ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। इसके अलावा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो ग्लासगो समिट में लाया गया था, तो उस पर सहमति बनने की ओर कदम बढ़ा है। ध्यान रखेंगे 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री। इसके अलावा 2015 में हुए कॉप 15 में इसके लिए $100 अरब की निधि बनाने पर निर्णय लिया गया था, तथा 2020 से यह राशि विकासशील देशों को प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जानी थी, किंतु विकसित देश ऐसा करने में विफल रहे। तो ग्लोबल इसमें ये सहमति बनी है कि जो पर्यावरण को क्षति हुई है, तो अब विकासशील देश थोड़ा उससे उस पर काम करें ताकि और ज़्यादा नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए उन्हें एक फंड बनाया गया है, किंतु विकसित देश ऐसा करने में विफल रहे। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना या उनका रोकथाम करना एक महत्वपूर्ण कदम है, सही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति लॉस एंड डैमेज फंड के गठन के लिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है, और डिटेल में कुछ आपके लिए काम का है नहीं इसमें। भारत का 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है, आप सबको पता है, गोवा में होता है ये। अगला पेज लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये बॉक्स में इन्होंने डाला है, जो मैंने अंडरलाइन किया है उसे नोट कर लें आप। कहाँ संपन्न हुआ, गोवा में संपन्न हुआ, और इसमें सारी चीज़ आपके काम की नहीं है। फोकस कंट्री कौन था, फ्रांस था। जूरी के अध्यक्ष कौन थे, नादव लापिड थे, इजराइल के। विवाद हुआ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मिशन कौन सी मूवी आई थी, ये कश्मीर पे जो मूवी आई थी, तो उस पर जो उन्होंने विवाद, उनके स्टेटमेंट के कारण जो विवाद खड़ा हुआ था, तो इसके चलते ये ज़्यादा चर्चा में रहे। नादव लापिड, है ना, कश्मीर फाइल्स पर। हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोस्टारिका के फिल्म निर्माता की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, तो ये स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये दिया गया है, और सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें किसी इंडियन फिल्म को नहीं मिला है। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, चिरंजीवी को दिया गया है, साउथ के हैं। और ज्यूरी का विशेष उल्लेख, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इस पेज से बस इतना ही आपके काम के लिए है। अगली पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की महोत्सव की शुरुआत 1952 में हुई थी, और ऐसा पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था, और इसके बाद फिर 2004 से इसका आयोजन गोवा में ही होता रहा है, यानी अब इसका स्थान तय हो गया है। इसको अभ्यास सी विजिल से सिर्फ एक पॉइंट आपका बनता है कि देश के लगभग 7500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था के सत्यापन के लिए इंडियन नेवी एवं सभी
हितधारकों द्वारा एक बृहद अभ्यास किया गया और इसका नाम क्या दिया गया, सी विजिल 2022। तो आपसे पूछा जाएगा कि सी विजिल 2022 क्या है। नौसैनिक अभ्यास है और ये जो भारत का तटीय क्षेत्र है और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 200 नॉटिकल मील तक है, तो उसकी रक्षा के लिए। इसके अलावा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। आसियान आप सबको पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक बार जरा देख लेंगे इनमें से कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है। तो आपको जो 10 देश हैं उनको थोड़ा मैप पे दिखा देना है। इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कंबोडिया में हुआ, फोमपेन में हुआ। 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इसके साथ हुआ। आसियान +3 सम्मेलन भी हुआ। तो भारत के साथ आसियान की जो बैठक हुई फोमपेन में ही हुई। अगली कटिंग इसी की फोटो वगैरह दिए हुए हैं इसमें। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। ये आसियान के बारे में संक्षिप्त परिचय है, इसको अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है। इसके मतलब आसियान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको एक पेज पर दे दूंगा अलग से, सिर्फ उसको याद करना है, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विपक्षी गठबंधन के नेता रहे अनवर इब्राहिम, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यही आपके काम का है, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा कि अनवर इब्राहिम किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। उसमें दे देगा इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर कोई और मुस्लिम कंट्री का नाम दे सकते हैं वो, किर्गिस्तान दे सकते हैं, तुर्की दे सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मलेशिया। अनवर इब्राहिम, भारत के साथ इनके अच्छे संबंध हैं, तो माना जा रहा है कि इनके आने से भारत के साथ संबंध और अच्छे होंगे। मलेशिया के साथ संबंध थोड़े बिगड़ गए थे हमारे, धारा 370 पर जो यूएनओ में इन्होंने मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो टिप्पणी की थी इसके चलते। तो ये आपको पीडी का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है इतना काफ़ी है, इसको नोट कर लें आप। अगली वीडियो में मैं राष्ट्रीय हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अगली वीडियो में आर्थिक घटनाक्रम जो इकोनॉमी से है वो डाल दूंगा मैं। थैंक यू।